क्या महाराष्ट्र में राहुल गांधी का इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है? क्योंकि इसका एक कनेक्शन है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद महायुति सरकार एक्टिव दिख रही है। महायुति में विधानसभा चुनाव के समय दिखने वाला एकजुटता अब अचानक फिर से दिखने लगा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर 2 घंटे की एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार शामिल हुई। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक ये चहलकदमी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद ही देखने को मिली है। दरअसल राहुल गांधी 22 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे हुए थे, जहां छात्राओं के साथ राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जमा हुई थी और राहुल गांधी के साथ बातचीत में छात्राओं ने जो मुद्दे उठाए वो सरकार को सोचने पर मजबूर करने वाले थे। उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं भाग गई। साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी। क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। अगर हम पुणे में भी रह रहे हैं तो थोड़ा एरिया अलग पड़ता है सर। वहाँ पे सोसाइटी उनको रोक टोक करती है और वो भी सोसाइटी के प्रेशर के अंडर। अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है तो हम करियर पर या फिर हमारे जो स्टडीज़ पर कैसे फोकस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ये सब रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, अगर मैंने माना कि ये हमारे सेफ्टी के लिए है, बट ये तो डायरेक्टली हमारे फ्रीडम पर वार हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लड़कियां इतना अनसेफ फील करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ो और कोई आदमी के पास एक सीट खाली है बस की, तो आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं बैठूं या मत बैठूं, मैं रुकूं कि कोई महिला के बाजू में सीट खाली हो जाएंगी, मैं उधर जाके बैठूं। तो ये सीट मिलने के बाद भी बैठने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ता है। सेकेंड थिंग, जब हम देखते हैं कि बस बहुत ज़्यादा फुल है, हद से ज़्यादा रश हो गया है, तो भी सोचना पड़ता है कि अरे जाए या मत जाए, कोई छेड़ देगा, कोई पैर टच कर लेगा, तो ये एक टेंशन रहता है। इसका अपोजिट, अगर बस पूरी खाली है तो भी जाने से डर लगता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको भरी हुई बस में चढ़ना नहीं है, आपको खाली बस में चढ़ना नहीं। मतलब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसा बना दिया है ना कि गर्ल्स को सेफ फील ही नहीं होता है। जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं। और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 ईयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है। और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी पर। मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज उसको कुछ तो कीजिए, हमारा वो रद्द होना चाहिए। नायब तहसीलदार के लड़का लड़की वो टॉप 5 में है, उनको मतलब उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड B ग्रेड में है। राहुल गांधी की इस गूंज के बाद बीजेपी ने महायुति गठबंधन के सहयोगियों शिवसेना और एनसीपी के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक समन्वय समिति की बैठक बुलाई, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार शामिल हुई थी। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि समन्वय समिति की ये बैठकें अब नियमित रूप से होंगी
और गठबंधन भागीदारों से प्रशासनिक और शासन संबंधी मामलों पर परामर्श किया जाएगा। साथ ही तीनों दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने कड़ा नियम बनाया है कि इनका कोई भी नेता या मंत्री सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की आलोचना नहीं करेगा। इतना ही नहीं, लंबे समय से अटकी 171 सरकारी निगमों में नियुक्तियों को 1 महीने के भीतर 50, 30, 20 के अनुपात में पूरा करने और आगामी सभी स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह बदलाव चुनावी तैयारी नहीं है, बल्कि गठबंधन के अंदर की मजबूरी है। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 132 सीटें हैं और वो निर्दलीयों के दम पर अकेले भी 145 का जादुई आंकड़ा पार कर सकती है। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी के कुछ नेता 2029 में अकेले चुनाव लड़ने तक की बात कर रहे थे और अपने सहयोगियों को दरकिनार करने की कोशिश में थे। लेकिन राहुल गांधी की बढ़ती सियासी गतिविधियों, विपक्षी चक्रव्यूह और मराठा आरक्षण के लिए मनोज जारांगे पाटिल के संभावित विरोध प्रदर्शनों ने बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी अब अपनी सरकार की कामयाबियों के साथ साथ नाकामियों का बोझ भी अकेले नहीं उठाना चाहती है। उदाहरण के तौर पर अगर स्कूली शिक्षा विभाग में कोई कमी होती है तो बीजेपी का मानना है कि इसका दोष सिर्फ शिवसेना के मंत्री पर नहीं मढ़ा जा सकता, बल्कि जिम्मेदारी तीनों दलों की मिलकर होनी चाहिए। गठबंधन को एकजुट रखने के लिए बीजेपी को कई समझौते भी करने पड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित पवार के निधन के बाद से खाली पड़े वित्त मंत्रालय पर अब एनसीपी ने खुलकर अपना हक मांगा है। फिलहाल यह मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, लेकिन सीनियर एनसीपी मंत्रियों का कहना है कि बड़े भाई वाला रवैया अब नहीं चलेगा और वित्त मंत्रालय एनसीपी को ही मिलना चाहिए। इसके अलावा जिलों के विकास फंड को लेकर चल रही रार को सुलझाने के लिए एक नया फॉर्मूला बनाया गया है। अब जिला स्तरीय विकास फंड का 70% हिस्सा सीधे स्थानीय विधायकों को मिलेगा, जबकि बाकी 30% हिस्सा जिले के पालक मंत्री के जरिए तीनों दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं में बांटा जाएगा। इस कदम से लंबे समय से फंड की कमी की शिकायत कर रहे शिवसेना और एनसीपी विधायकों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की गई है। एक तरफ महायुति सरकार अपनी अंदरूनी कलह सुलझाने में लगी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। पुणे के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर उन आदिवासी छात्रों का मुद्दा उठाया जो सरकारी हॉस्टलों की सख्त उम्र सीमा और अपमानजनक नियमों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। राहुल गांधी के इस पत्र के सामने आते ही विपक्षी दलों ने भी दबदबा दिखाना शुरू कर दिया है और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी राज्य सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोल दिया। You must have seen the student who raised this issue at Rahul Gandhi's Chhatro Ki Gunj. He's actually heard the student and more importantly he's followed up on it. All of us as political parties have supported the Andolan that the Adivasi students are holding for the past 10 days in Maharashtra. Everyone is realizing the problem except for the Chief Minister. The Chief Minister of Maharashtra is almost like Alice in Wonderland. He believes everything is fine, everything is great, but on ground it is not, and he must realize what the situation on ground is. Today, Adivasi Minister has taken a press conference and cleared the issue on this. The press conference didn't really have an impact because the students are clearly protesting and students are not yet felt heard. They want to be heard. They don't want to hear your message. They want you to hear their message. विपक्ष की इस बढ़ती सक्रियता और राहुल गांधी के युवाओं से सीधे जुड़ाव का असर महायुति के नेताओं पर साफ दिख रहा है। अब सत्ताधारी दल के नेता भी जैन जी को लुभाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में मुंबई के अंधेरी में एक भव्य युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने हिस्सा लिया और युवाओं से सीधे संवाद करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर मुर्जी काका के माध्यम से हुआ, जिसमें हजारों युवा यहाँ पर शामिल हुए और मुझे लगता है कि युवाओं को, जेनजी को एक टारगेट ऑडियंस न समझ के युवाओं का क्या कहना है, उनकी क्या समस्या है और उनका क्या सजेशन है, सरकार से वो क्या चाहती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज यहाँ पर मुर्जी काका ने तो मुझे कहा था कि भाषण करने आइए करके, लेकिन आज यहाँ पर युवा बहुत बड़े संख्या में थे, तो मैंने सोचा कि इनसे बात कर लूँ, इनसे जान लूँ कि किस प्रकार क्या सोचते हैं ये। और मुझे लगता है कि आज जेनजी जो है, आज सभी लोग इनको बहुत सीरियसली लेते हैं। 1/3 आबादी जो है युवाओं की है, तो आज उनसे एक डायलॉग करके उनसे बातचीत की। उनको भी लगना चाहिए कि सरकार के माध्यम से जो है उनसे बातचीत हो रही है, सुना जा रहा है उनको, तो उनको सुनने का काम हमने जेनजी को भड़काया जाता है, उसको लेकर क्या कहना है?
मैंने कहा अभी भड़का जेंजी बहुत होशियार है, वो ऐसे ही नहीं भड़केंगे, कोई भी कुछ भी बोलेगा तो उनको पता है। कुल मिलाकर पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। महायुति बैठकें कर रही है और विकास निधि बांटने पर मजबूर दिख रही है। एक तरफ विपक्ष युवाओं और आदिवासियों के जमीनी मुद्दे उठाकर सरकार को बैकफुट पर धकेल रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी नेता जेनजी को साधने के लिए युवा संवाद रैलियां कर रहे हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।